हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, जो हम आपको हेलो एल्केन और हेलो एन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन हल करा रहे हैं, इसके पहले हमने आपको जो लिखना नाम सिखाया था 9 तक आपको बताया था, 10th के आगे का आप देखिए आपको। तो अब आपके पास ये एनसीईआरटी बुक होगी तो वहाँ पे ये क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो जो ये क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से समझिए, क्या लिखा गया है यहाँ पे PCl और फिर उसके बाद क्या है आपका C6H4 और फिर क्या है CH2 और फिर क्या है यहाँ पे CH और फिर क्या है CH3 का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन आपको लिखा गया है। इसी क्वेश्चन का क्या करना है आपको, IUPAC क्या करना है, नाम लिखना है। तो जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, इसको ओपन फॉर्म में लिखिए। तो ये देखिए लिखा गया है P। इस P का मतलब समझते हो क्या होता है, पैरा। P का मतलब क्या होता है, पैरा। अब पैरा पोजीशन सबको मालूम होनी चाहिए, तभी ये हल हो पाएगा, नहीं हो नहीं पाएगा, जान लीजिएगा। आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर बेंजीन रिंग के पर 1 के रेफरेंस में 2 और कहां पे है 6 पोजीशन पे, तो उसको आर्थो कहते हैं, और 1 के रेफरेंस में 3 और 5 पोजीशन पे होता है तो उसको पैरा मेटा कहते हैं, और 1 के रेफरेंस में केवल जो चौथी पोजीशन होती है वही आपकी क्या कहलाती है, पैरा। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, आर्थो। इस पोजीशन को हम लोग कहा करते हैं मेटा, और इस पोजीशन को हम लोग पैरा कहा करते हैं 1 के रेफरेंस में। जब आप नंबरिंग करते हो तो वहां से इस चीज को आप पता लगा सकते हो कि किस हिसाब से ये क्या है, आपका ये तरीका है, जान लीजिए। तो आइए देर नहीं करते हैं, इस चीज को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये C6H4 है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन हटा हुआ है, एक हाइड्रोजन पे क्लोरीन जुड़ गया है और एक क्लोरीन पे ये जुड़ गया है, एक वैलेंसी पे। तो यहाँ पे देखिए हम बेंजीन रिंग बनाते हैं, ये बेंजीन रिंग है आपकी, और आप इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। अब उसके बाद फिर देखिए यहीं के, अब इसकी पैरा पोजीशन क्या होगी, अगर हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं CH2, तो अब इसकी डिफरेंस में पैरा पोजीशन क्या होनी चाहिए, आप देखिए। तो एक ये हो गया, मान लीजिए 2 3 4 चौथी पोजीशन, तो यहाँ पे Cl होगा ये। अब देखिए पैरा क्लोरो आपका देखने को मिल गया, और फिर ये C6H4, अब जो ये सामने आपको देखने को मिल रहा है ये C6H4 है, और फिर उसके बाद क्या है आपका CH2, और फिर आगे आप देखिए क्या बनेगा आपका CH, और फिर आपको क्या मिल रहा है, इसी CH से देखिए 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये दोनों मेथिल ग्रुप लगा हुआ है आपका, एक ही कार्बन से ये क्या है, दोनों मेथिल ग्रुप क्या है आपका अटैच है। तो अब जब आप इस दोनों मेथिल ग्रुप को यहां से लगाया किया करते हो तो ये हो जाता है आपका CH3, इसी से देखिए CH3, और फिर एक नीचे कर दीजिए आप CH3। तो इस तरीके से तो ये क्या बन गया आपका, ये पूरा कंपाउंड बन गया। यहाँ पे क्लोरीन हो गया, फिर ये आपका रिंग हो गई C6H4 की, और फिर CH2, फिर यहाँ पे क्या है CH, और फिर इसी CH3 का क्या था, होल ट्वाइस था, तो होल ट्वाइस हमने लिख दिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको। तो नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान दो कि इसमें जो आपका नामकरण करें शुरू कहां से करें। तो देखिए इसमें 2 तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग यहां से करते हैं। पहली चीज तो ये हो जाएगा 1, अब 2 3 4 और 2 3 4 दोनों तरफ से। तो आप यहां देखो, इधर डबल बॉन्ड है तो यहां हो जाएगा 2 और ये 3 और फिर ये 4। अब ये चौथे कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। अब इस चीज की नंबरिंग हम यहां से फिर क्या किया करते हैं, अलग से नंबरिंग करते हैं। यही सबसे बड़ी चीज होती है, इस चीज को ध्यान दीजिए। जो बच्चे इस 2 टाइप के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना सीखे होंगे 11th की केमिस्ट्री में, उनको इस चीज मालूम होगा कि इसे 2 तरीके से नाम। अब यहां से इसकी रिंग तो हट गई नंबरिंग, अब इसकी अलग से करेंगे तो 1 2 और ये फिर क्या हो जाएगा आपका 3। ये जान लीजिए, इसको 2 भाग में इसकी नंबरिंग होगी। तो जब हम नाम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1 पे छूट रहा है तो 1 हाइफन क्या हो जाएगा, क्लोरो। 1 हाइफन क्या हो जाएगा, क्लोरो। और अब देखिए ये चौथे से छूट रहा है तो यहाँ पे चौथा लगा के फिर ऐसे हाइफन, और फिर अब ये जो पूरा इसका नाम लिखा जाता है इसको हम लिखते कहाँ है, ब्रैकेट के अंतर्गत। किसके लिखते हैं, छोटा सा स्मॉल ब्रैकेट लगा करके उसी के अंतर्गत लिखते हैं। ये चौथे से छूट गया ना, पूरा इसकी नंबरिंग अलग से किया। अब इसको देखो तो अगर सही से, अब इसका नामकरण करना आपको अलग से आना चाहिए। कैसे, अब इसका जब नामकरण करोगे तो देखो यहां से ये दूसरे छूट रहा है तो 2 हाइफन क्या हो जाएगा, मेथिल। 2 हाइफन क्या हो जाएगा, मेथिल। ये चीज ध्यान दीजिए, 1 से जुड़ा था 1 क्लोरो कर दिया,
फिर यहाँ से अलग सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, इसीलिए इसकी नंबरिंग अलग से करेंगे। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 1 2 3 यहाँ 4 फिर 5 फिर 6 कर दें, तो ये तो रिंग अलग चीज है ना, इसीलिए इसको अलग से बताया बेंजीन के रूप में इसका नाम लिखा जाएगा। तो अब ये हो गया 2 हाइफन मेथिल। अब 1 2 3, अब इस 3 कार्बन को एल्केन के रूप में नहीं लिखा जाता है, इस 3 कार्बन को हमेशा एल्किल के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो वही एल्किल वाला फॉर्म हम यहाँ पे क्या करने चल रहे हैं, बनाने चल रहे हैं, जान लीजिए। तो 2 हाइफन मेथिल और फिर 3 कार्बन है तो प्रो और फिर क्या हो जाएगा इल, तो इसको कह देंगे प्रोपिल। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा चौथे से, ये 2 कार्बन मेथिल छूटा हुआ है और फिर प्रोपिल और कामा लगा के ब्रैकेट क्लोज, ये नामकरण करने का तरीका है। और फिर अब यही केवल बचा हुआ है, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन। आप जानते हो बेंजीन रिंग है तो बेंजीन से ही संबंधित है। और अब जब इसका नामकरण इतना हो गया 1 हाइफन क्लोरो, ठीक है 4 और यहाँ 4 से लगा दिया, इसी से पूरी चेन जुड़ी हुई थी, तो 2 हाइफन मेथिल और फिर क्या हो गया आपका बेंजीन। और अब आप ध्यान दीजिए कि ये कैसा है, तो आपको बता दे रहे हैं ये एरिल हैलाइड है। क्या है आपका, ये एरिल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड नहीं है ना तो बेंजाइलिक हैलाइड ना एरिलिक है। ये कौन सा है, एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड का मतलब क्या हुआ करता है कि जो कार्बन एटम हुआ करता है वो आपका कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड कहा किया करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एरिल हैलाइड। और ये पहचानना तो आप जानते हो, इसको कैसे पहचाना जाता है। तो पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है। तो जो ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन से जुड़ा है, और ये जो हाइड्रोजन जो जुड़ा है यहाँ से ये क्लोरीन से, इस क्लोरीन की अगर बात करो तो यहाँ जो ये कार्बन है वो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है, तो एरियल तो हुआ ही, जान लीजिएगा। और ये कार्बन जो है कैसा संगठित है, ये sp2 है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड आ गया तो ये भी पहचानना मैंने बताया है कि पाई बॉन्ड इक्वल टू अगर 0 है कार्बन पे तो वहां पे कौन सा संकरण होता है, sp3, और पाई बॉन्ड की संख्या 1 होती है तो संकरण sp2, और अगर पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है तो वहां पे संकरण कौन सा हुआ करता है आपका, sp3 होता है। ये सब चीजें आपको जानना चाहिए। अगर ये सब बेसिक आपको नहीं आता रहता है तब फिर आपके लिए समस्या होती है। तो आई होप ये चीज आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। 1 हाइफन क्लोरो फिर 4, ये चीज 2 शाखाओं में है, इसे इसका नामकरण करना आपके लिए था। अगला जो कंपाउंड है उसकी हम बात करने जा रहे हैं 11वां। मैंने उस दिन कहा था ना इस चीज को, और फिर बीच में आपको एमीन का लेक्चर हमने क्या कर दिया था, प्रोवाइड कर दिया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो इसको। आइए ध्यान दीजिए अगली क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा मैच करेंगे आप लोग, ये देखिएगा मेटा फिर लिखा गया है Cl, मेटा Cl फिर क्या लिखा गया है CH2। आप उसके बाद फिर देखिए C6 और फिर क्या लिखा गया है H4, क्या लिखा गया है C6H4 लिखा गया है। फिर देखिए और फिर CH2 फिर C, भाई लिखना पड़ेगा वहां से ही CH2C, और फिर क्या लिखा गया है C के बाद CH3 का होल थ्राइस लिखा गया है। यही इतना चीज है, जान लीजिएगा। अभी मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी जान लीजिए, जैसे भी यहाँ पे मेरे कोई क्वेश्चन को पुटअप करना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, तो जब एडवांस होने लगता है तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप आ जाते हैं, उसमें देरी, और फिर आपकी टाइमिंग क्या हुआ करती है, सेफ हुआ करता है, आपका टाइम सेव होता है। अब हमको लिखना पड़ता है फिर पूरी चीजें, नहीं तो एक एक पुटअप करें तो जितने टाइम में हम एक हल कर रहे हैं उतने टाइम में हो सकता है हम 3-4 हल कर लें। तो उसमें बस थोड़ा सा आप लोगों के, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग थोड़ा जुड़िए हमारे साथ। लेकिन आप लोगों का जो भी प्रयास है, जो भी है जुड़े हुए हैं वो भी ठीक हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी सही है, जान लीजिए। तो अब यहाँ से हम क्या बताया किया करते हैं, इसको बनाने का प्रयास कीजिए भैया। कैसे बनाएंगे आप लोग, अब देखिए यहाँ लिखा गया है मेटा क्लोरो, मेटा ClCH2 भी उसी के साथ लगा, फिर ये देखिए बेंजीन है, इसका मतलब शुरुआत तो इसमें यहाँ से करेंगे। अब ये देखिए बन गई ये आपकी प्यारी सी C6H4 बनाइए पहले। अब इसमें आप क्या कीजिए, दिखा दीजिए डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या कर लीजिए, क्या जोड़ लीजिए CH2, ओके। अब उसके बाद फिर क्या है यहाँ पे C, और फिर यहाँ पे फिर CH3 का होल थ्राइस, थ्राइस है यार चाहिए। थ्राइस का मतलब क्या हो गया, 1 इस पे एक है, फिर यहाँ पे भी एक है, और फिर यहाँ पे भी एक है। जो लिखा है वही कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। C6H4, अब देखिए C6 अभी H4 नहीं बना है, तो अब इसके मेटा पोजीशन पे, कहाँ पोजीशन पे, मेटा। तो एक ये है, 2 ये है, एक ये है, सॉरी 1 2
3, 1 2 3। अब चाहे 3 पे रख दो चाहे 5 पे रख दो, 1 2 3 4 5। अब एक के बराबर आएगा तो हम यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए पहले लिखेंगे CH2 और फिर उसी के साथ क्या लिख देंगे यहाँ पे Cl। अब अगर आप देख लीजिए तो यही आपका, नहीं थोड़ा और अच्छा सीधा सा करके लिख दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl और ये फिर क्या हो जाएगा CH2, यही है आपका। अब आप देख लीजिए पूरा एकदम पहले मैच कीजिए विधिवत तरीके से, तब आपको समझ में आएगा जो पूरा मैंने लिखा हुआ है। देखिए ClCH2 और ये मेटा पोजीशन पे है तो 1 2 3 दोनों मेटा पोजीशन पे आ रहा है। ओके, अब आप कहीं से भी देखोगे, इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 मेटा पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 मेटा पोजीशन पे। ओके, अब फिर उसके बाद CH2 और CH2 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए क्या था C6H4। अब देखिए बेंजीन होती है, 6 कार्बन होता है, 6 हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा हुआ है। और फिर उसके बाद CH2 था, CH2 लिख दिया। अब C था, C लिखा, फिर उसके बाद उसका होल थ्राइस था तो होल थ्राइस लगा दिया, इसका भी कर दिया ऐसे। तो अब आप बताइए इसका कैसे करेंगे आप लोग, जब इसकी नंबरिंग करेंगे तब। अब आपको बता रहा हूँ ये तो और कॉम्प्लेक्स होगा उसकी तुलना में जो भी अब पहले वाला लिखे थे। अब इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इस कार्बन को नंबर, जैसे आप बनाओगे इस कार्बन को तो ये क्लोरीन है, यहां से तो नंबरिंग होगी क्योंकि ये सब तो हाइड्रोजन है नहीं, इसको भी आपको सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा जैसे उसका आपने क्या किया था, बनाया हुआ था। तो अब सबसे पहले जब नंबरिंग करोगे तो यहां से जैसे करोगे तो ये 1, अब ये 2 और ये फिर 3, तभी तो ये मेटा पोजीशन आया क्या। अब ये 1 2 3 हो गया। अब इसके बाद इस पूरे ग्रुप की नंबरिंग हम अलग से करेंगे, 1 2 और ये 3, 1 2 3 इधर भी, 1 2 3 इधर भी, कुल वही। अब चलिए क्या कीजिए, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम होगा इसका, 1 से छूटा हुआ है तो 1 हाइफन क्या हो जाएगा, ये क्लोरो। क्या हो जाएगा, 1 हाइफन क्लोरो। और इसको क्या करोगे बोलो, एक कार्बन है तो मेथिल, और ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि सभी ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट हैं। जैसे एथिल मेथिल होता है वैसे ये भी क्या है, तो ये आपका एक कार्बन का मतलब हो जाएगा ये मेथिल। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हाइफन क्लोरो और फिर मेथिल। अब इतनी चीज समझ में आ गई। और अब तीसरे से छूट रहा है तो यहीं पे लगाइए कामा 3 हाइफन और अब लगा लीजिए ब्रैकेट। इतना चीज समझ में आया। 1 से छुड़ा था ये क्लोरो और फिर ये मेथिल, इतना लिख लिया, फिर 3 और इस चीज की नाम अलग से लिखेंगे। तो जब नाम अलग से लिखेंगे तो यहाँ 3 और अब बताइए क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 कार्बन है और वो 3 कार्बन किसके रूप में लिखा जाएगा, एल्किल के रूप में, जैसे इसके पहले वाले में लिखे थे आप। तो अब क्या करोगे, देखिए यहां लिखोगे 2, दोनों से छूट रहा है ना, 2, और फिर क्या हो जाएगा डाईमेथिल, 2, और फिर क्या हो जाएगा डाईमेथिल, 3 कार्बन हो गया। और फिर उसके बाद 1 2 3 कार्बन को हमने क्या कह दिया, प्रोपिल। और फिर ये इतनी केवल चीज बची हुई है, लास्ट में क्या जोड़ देंगे इसको, बेंजीन। क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। तो समझ में आ रहा है, एकदम विधिवत हम जितना प्रयास हो सकता है उतना आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग एकदम विधिवत समझिए। 1 हाइफन क्लोरोमेथिल, इतना इसके लिए लिखा, इसका नाम हमको हमेशा बेंजीन के रूप में लिखना। तो ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। इसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, अब आप देख रहे हो, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लिया करते हैं। क्या लगा लिया करते हैं, ब्रैकेट। तो 1 हाइफन क्लोरो फिर मेथिल, तीसरे छूट रहा तो 3 लिख लिया और फिर ये पूरा ब्रैकेट लगा लिया। अब तीसरे से ये पूरी सब्स्टिट्यूएंट बना और इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2, देखिए दोनों छूट रहा था ना, 2, डाईमेथिल और फिर 3 कार्बन है तो प्रोपिल और फिर लास्ट में क्या कर दिया, बेंजीन। और अब एक चीज इसमें ये जो बताने जा रहे हैं हम कि ये किस प्रकार का हैलाइड है, तो ये आपका क्या होता है, ये वेंजिलिक है। कैसा है, वेंजाइलिक हैलाइड है, वेंजिलिक हैलाइड है। अब वेंजिलिक क्यों है आपको ये भी बता दे रहा, एक एक चीज पूरा किसी ने कंफर्म कर रहा हूं, जान लीजिए। ये है आपका वेंजिलिक हैलाइड। वेंजिलिक हैलाइड क्यों है, वेंजिलिक हैलाइड इसलिए क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है वो आपका वेंजिलिक हैलाइड में क्या हुआ करता है, हाइड्रोजन परमाणु C डबल बॉन्ड C के समीपवर्ती कौन से कार्बन से जानते हो, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है, यही बात इसकी कहनी है।
अब आप देखिए यहां से जो ये कार्बन होगा ये कैसा है आपका सी डबल बॉन्ड सी का। अब इसके बाद जो समीपवर्ती देखिए लिख रहा हूं हाइड्रोजन परमाणु सी डबल बॉन्ड सी के समीपवर्ती sp3। अब ये कार्बन कैसा है इसको चेक करना, चेक कर लीजिए। अब अगर इसको चेक करोगे इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं इस पे और इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा वेंजेलिक हाइलाइट हो जाएगा। एकदम बढ़िया सा देखिए, अगर ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न के हैं और अगर आपके एग्जाम में आ जाया किया करते हैं तो आप विश्वास कीजिए कि किस तरीके से आप हल करते हैं, आपको कितना टाइम कवर करना पड़ता है और उस हिसाब से कार्यक्रम करेंगे और तभी आप हल कर पाएंगे जब आप विधिवत तरीके से प्रैक्टिस किए रहेंगे। पूरा एनसीईआरटी अब हमने पढ़ा तो दिया था हेलो एल्केन और हेलो एरिन, लेकिन कितने बच्चों ने पढ़ा था उस चीज़ को वो खुद देखे होंगे। और जब तक आप विधिवत तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते हो और एक विधिवत टेस्ट नहीं दिया करते हो, टेस्ट देने से आपको इस चीज़ की ये मार्किंग हो जाती है कि क्वेश्चन हमारे किस तरीके से पुटअप होते हैं। और फिर क्वेश्चन भी तो मान लीजिए लोगों को आता रहता है, लेकिन उसके साथ साथ टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने कई बार देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत प्रिपरेशन अच्छा होता है। मैंने पहले ही बार देखा था कि कोई बच्चे थे ऐसे बहुत अच्छी उनकी प्रिपरेशन थी, पूरी उनको जान लीजिए विधिवत तैयारी थी, लेकिन उन्होंने कभी टेस्ट नहीं उतना अच्छा किया और ना ही टाइम मैनेजमेंट किया। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़, और वो तब होता है जब आप टेस्ट दो। आप कितनी भी बड़ी परीक्षा देखो, IAS PCS सब परीक्षाएं होती हैं, सब परीक्षाओं में बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया करते हैं। होम एजुकेशन होता है, उनकी सेल्फ स्टडी होती है, उतने बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए जान लीजिए वो कर नहीं पाती हैं। उससे क्वेश्चन का तरीका और उनको किस तरीके से एग्जामिनेशन में अपने को फेस करना है, ये सब चीज़ें फेस करने के लिए वो सब प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई करना एक अलग बात है, टेस्ट देना एक अलग बात है, और उसके बाद फिर वहाँ टाइमिंग सेट करना एक अलग बात है, और उसके बाद फिर आपके जो मार्क्स हैं वो सब चीज़ें और अनदर चीज़ें बहुत मायने होती हैं। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही जान लीजिए हम आप महान बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक चीज़ हमने सीख लिया है तो हम वहाँ से हो जाते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो झूठ है उसकी बुनियाद कभी भी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है, वो कभी ना कभी एक दिन गिरेगा और ढहेगा। ये भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप सब लोग जुड़े हुए हो तो विधिवत तरीके से जुड़िए, नहीं तो मैं देखता हूँ, कहता कितना भी हूँ आप लोगों से कि आप लोग कमेंट कीजिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जान लीजिए अभी चैनल्स पे कि वो देख रहे हैं, पर डे क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर पाए हैं। अब आप विश्वास कीजिए सर, 14 से 15% ऐसे बच्चे हैं जान लीजिए कि वो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर पाए हैं। हम देखते रहते हैं, आता रहता है ऐसे। और कमेंट की बात तो आप खुद जानते होंगे कितने अच्छा हाल क्या है जनाब का, आप सोच लीजिए कुछ। तो आइए आगे हम आपको बताते हैं अगला, ये सब चीज़ें आपके लिए थोड़ा थी। अगला कंपाउंड देखिए थोड़ा सा, इसको इरेज कर रहा हूँ भैया। जिनकी रही भावना जैसी प्रमूर्त देखे वैसी, ये तुलसीदास जी ने कहा ही है। आपकी जैसी भावना है आप वैसे ही सबको देखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला जो कंपाउंड हमारा एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन है वो आपका लास्ट होगा, यहां पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है भैया OBr। अब बच्चे सोचते हैं यार वो कौन सा कंपाउंड आ गया, और फिर उसके बाद फिर क्या होता है C6H4 और फिर क्या हुआ करता है CH, और उसके बाद फिर क्या भैया CH3 ब्रैकेट में लिखा गया है, ब्रैकेट में CH3 और फिर उसके बाद क्या हुआ करता है CH2 और फिर क्या हुआ करता है CH3। एकदम सीधा सीधा, मैं एकदम सीधा समझ बताता हूं आपको। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए क्लास नहीं है, वो उन बच्चों के लिए हम ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं जिनको क्वेश्चन नहीं हल कर पा रहे हैं। जिसको आ रहा है वो बाहर जा सकता है, आई होप नो प्रॉब्लम उसको। अगर आप इतने एडवांस हैं तो मुझे कोई समस्या है नहीं। अब यहां से इसका नाम आपको करना, देखिए एक शुरू में आपको आर्थो का बताया गया, फिर एक मेटा का बताया गया, और अब सॉरी पहले पैरा का, फिर मेटा का, और फिर अब आर्थो का नंबर आ गया। इसीलिए मैंने कहा पोजीशन जो है उस चीज को आना आपके लिए सबसे मस्ट है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ फिर वैसे C6H4, इसका मतलब फिर बेंजीन बना दीजिए, और जब आप बेंजीन यहाँ बनाते हो तो ये बेंजीन आपके बन के तैयार हो गई। चलिए डबल बॉन्ड दिखा दिया करो चाहे। अब देखिए इसकी एक पोजीशन पे CH है तो हमने यहाँ तो कर दिया CH, ओके। अब इसी की पोजीशन पे क्या दिखा रहा है ये कि आर्थो पे क्या दिखाइए ब्रोमो, और आर्थो
दूसरी और कौन सी पोजीशन, छठी पोजीशन। 1 के रेफरेंस में दूसरी या छठी पोजीशन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, ये बताइए आप, आर्थो कह सकते हो। तो हम यहाँ पे 1, ये दूसरा हो गया तो हम यहीं रख दिया करते, चाहे यहाँ रख दीजिए, यहीं पे रख दिए, लीजिए BR रख दिए। तो अब हमारा मामला सेट हो गया, आर्थो ये हो गया ब्रोमो, और फिर ये CH और ये C6H पूरा ही पूरा। अब कुछ बच्चे ये सोचते थे कि यार 6 पे काहे नहीं रखे, 6 पे इसलिए नहीं रख पाए यहाँ पे क्योंकि यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते तो ये ज़्यादा दूर पर आ जाता, और हम चाहते हैं कि जितना न्यूनतम हो वहाँ से कम करें। अब चलिए CH और फिर उसके बाद इसी से क्या लगा दिया है इसने, ब्रैकेट में क्या लगाया है, CH3। इसी कारण देखिए C6CH4 तो ये हो गया, फिर CH और फिर यहीं से ब्रैकेट लगा दिया CH3, तो इसका मतलब यहीं से क्या हो गया, CH3। एकदम माइन्यूट चीजें हैं। और फिर क्या हो गया, CH2 और फिर ये क्या हो गया, CH3। अब आप देख लीजिए, एकदम विधिवत तरीके से मैच कीजिएगा, जितनी चीजें हमने बताया हुआ है उसी चीजों को मैच करेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे ये BR हो गया ठीक ठाक, आर्थो पोजीशन है 1 के रेफरेंस में दूसरी, ये आर्थो है। O छोटा कर रहेगा तो इसका मतलब होता है आर्थो पोजीशन है, और अगर M कहीं छोटा लिखा गया तो वो है मेटा, ठीक है। और P अगर कहीं स्मॉल में लिखा गया तो वो है पैरा, ओके। अगर कहीं ET लिखा गया तो ये है एथिल, क्या है ये, एथिल। कहीं अगर ऐसे OH लिखा गया इसका मतलब होता है अल्कोहल, ये सब चीजें जानिए। कहीं ऐसे AQ लिखा गया इसका मतलब होता है एक्वस, जली हुई। ये सब सिंबल्स हैं, इनको आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो इसको अगर आप नहीं जानते रहते तब आपके लिए समस्या होती है। अब फिर वही हाल इसमें भी हो जाएगा, जैसे अभी इसके पहले दोनों बनाए रखे हैं। अब काफी बच्चे इसको अगर हम छोड़ दें तो वो बना भी सकते हैं, और कुछ हैं वो भी बनाने का प्रयास करें, तब आपके लिए ज्यादा अच्छा होता है, जान लीजिएगा। तो क्या करें, नंबरिंग कर दें, यहाँ से 1 और ये फिर 2। अब ये तो पूरा लेकिन अब ये देखिए एक पूरी सीरीज ये बन गई, सब्स्टिट्यूएंट, एक सब्स्टिट्यूएंट ये बना हुआ है। तो जब इसका नाम करना आएगा तो फिर इसका नंबरिंग अलग से करेंगे। जब इसकी नंबरिंग अलग से करोगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, और इधर जाओगे तो ये कार्बन पे रह जाओगे तो 2 और ये हो गया 3 इधर, तो 3 कार्बन की इधर चेन मिल गई इधर ये। तो अब बताओ सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, ऐसे सब में लिखा किया करते थे 1 ब्रोमो। अब आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरे छूट रहा है तो यहाँ कामा लगा के 2 और ब्रैकेट लगा लीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, और जब सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट होता है तब उसका नामकरण करना आपके लिए थोड़ा क्या हुआ करता है, इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इनका नामकरण ऐसे ही करते हैं, ब्रैकेट लगा करके, और ब्रैकेट में दोनों चीजों को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो 1 ब्रोमो 2 हो गया। और अब देखिए, अब इसमें देखिए इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है, वो क्या है 1 ये क्या हो गया है, मेथिल। 1 क्या हो गया, ये मेथिल। और अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का मतलब प्रो, और जोड़ेंगे क्या, एल्किल ग्रुप, क्या जोड़ेंगे, एल्किल ग्रुप, तो यहाँ हो जाएगा प्रोपिन। अब इतना समझ में आ गया सबको, 1 2 3 कार्बन, हाँ प्रोपिन, और लास्ट में फिर क्या जोड़ देते हैं, बेंजीन। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, बेंजीन। तो ये इसका क्या हो गया, IPSC नेम हो गया। 1 क्या हो गया, ब्रोमो, और फिर ये 2 और फिर ब्रैकेट लगा करके 1 क्या लिखा हमने, मेथिल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट था, और 3 कार्बन था तो प्रोपिल, और फिर क्या जोड़ दिया हमने, बेंजीन। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं भैया, इसका नामकरण कर सकते हैं। तो यहां से आपका ये पूरा क्लियर हो गया कि ये क्या है। और हाँ, अब आप पहचानना चाहते हो कि ये किस तरीके से कंपाउंड है, तो यहाँ देखिए डायरेक्ट ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, एरिल हैलाइड है। क्या है आपका ये, एरिल हैलाइड। तो इसमें डबल बॉन्ड वाला शिकायत होती तब एलिलिक बेंजीनिक वाला देखते हैं, वाइनिलिन वगैरह, इसमें तो डबल बॉन्ड है नहीं, डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा उसी से अटैच है। तो ये जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन किया था, ये मैंने पूरा आपको यहाँ से करके दिया, जान लीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको आपको हल कराने का प्रयास किया। अब इसके बाद जो आगे के 2 क्वेश्चन हैं, इसमें आपके 4-5 हैं, जैसे उसमें भी IPSC नेम कह रहा है, किसी में संरचना सूत्र बनाने के लिए कह रहा है, उसको अब आप इसी बेस पे क्या कर सकते हैं, अब आप हल कर सकते हैं। नहीं तो उसको भी ऐसे हल कराएंगे तो 2-3 लेक्चर वो भी बन जाएगा। आप प्रयास कीजिएगा। हाँ, और अगर उसमें से कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा, जैसे 2 और हैं आपके यहाँ, इसके बाद जो दोनों क्वेश्चन हैं उसको आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। एक में IPSC ने आपको कहने का मतलब दे दिया है, IPSC ने कह रहा संरचना सूत्र बनाइए, और IPSC ने तो उसको आप हल कीजिएगा। अगर नहीं कोई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपको मैंने बताया था, ये WhatsApp नंबर हमारा है, इस पर आप उसको क्वेश्चन को सेंड किया करिए।
तो हम आपको उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे हल करके बता देंगे। यही इतनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप पढ़ रहे हो सही तरीके से तब, और नहीं तो फिर हल करा रहा हूँ, आप हल करते रहिए इसे। आइए आज हम उसी प्रश्नों की कुछ सीरीज को आगे ले चलते हैं, और अगला एक हमारा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। ये एक क्वेश्चन है, ये आपका 10.4 का क्वेश्चन है, जान लीजिएगा, उसी आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन में है। निम्नलिखित यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण किसका अधिक होगा, ये क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको, 10.4, वो 10.1 था तो 2, 3 आपको हल करना है, ठीक है। 10.4 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके यहाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, क्या करना है आपको भैया, क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम लोग, निम्नलिखित यौगिकों में द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मूवमेंट किसका अधिक होगा। ये क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस कंपाउंड का क्या है, ज्यादा है। तो पहला कंपाउंड है CH2Cl2 मैथिलीन क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड है आपका CHCl3, यह है क्लोरोफॉर्म, ये भी सब हाई एल्केन ही है, और तीसरा है आपका CCl4, बोले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 3 कंपाउंड आपको दिए गए हैं, और इन्हीं 3 कंपाउंड में आपको ये पहचानना है कि किस कंपाउंड का जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा है, मतलब कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस कंपाउंड का क्या है, अधिक है, ज्यादा है। तो डाइपोल मूवमेंट तो पहली चीज, तो पहले आपको यही मालूम होगा कि द्विध्रुव किसे कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है कि जिसमें एक सिरा कंपाउंड का पॉजिटिव हो, दूसरा सिरा क्या हो, निगेटिव हो। और पॉजिटिव निगेटिव तभी आता है जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर का मतलब कि एक के ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो धन आयन बनाएगा, दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो वो ऋण आयन बनाएगा। उसी के आधार पर इसको समझ सकती हो। और आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें सबसे ज्यादा इसी का होगा डाइपोल मोमेंट। कैसे होगा, आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले चीज, तीनों का स्ट्रक्चर बनाओ। अब तीनों का आंसर लिख रहा हूं, अगर आप तीनों का स्ट्रक्चर बनाया करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो C और 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन, तो एक सिरे पे एक हाइड्रोजन रखिए, एक हाइड्रोजन क्लोरीन इसके सीधे पे रख दीजिए, एक क्लोरीन यहां रख दीजिए तो एक हाइड्रोजन यहां रख दीजिए। ये पहला हो गया स्ट्रक्चर इसका। अब दूसरे का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका बनाओगे तो C, अब एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, तो अगर हम एक हाइड्रोजन इधर रख दिए और इधर एक क्या कर दिए उसके साथ क्लोरीन, तो एक क्लोरीन यहां हो गई और एक क्लोरीन यहां हो गई। ये भी इसका स्ट्रक्चर है। और अगर हम तीसरे का बनाएंगे यहां पे, तो तीसरे में 4 क्लोरीन है, तो आप सीधा 1 2 फिर यहां से 3, फिर यहां से ये आपका 3 हो गया, और फिर यहां 4। ये देखिए, पहले तीनों का आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। भाई तीनों का स्ट्रक्चर CH2Cl2 अब आपका पूरा तीनों में दिखाई दे रहा है। अब जब आप तीनों का स्ट्रक्चर बना लिया करते हैं तो तीनों के स्ट्रक्चर में आपको अब ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम किस तरफ है। तो अगर आप हमको ये बताइए, यहां पे इस बॉन्ड को अगर देखोगे, इस बॉन्ड पे तो कार्बन धन विद्युतीय है, क्लोरीन ऋण विद्युतीय है, तो जो ऋण विद्युतीय परमाणु होता है उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन भागता है, धन विद्युतीय पर तरफ भागेगा नहीं। तो अब होगा क्या, ध्यान दीजिए, जब इसकी तरफ भागेगा तो अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, थोड़ा सा डाल दीजिए। ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा सा ये बीच में था वो खिसक करके कहाँ आ जाता है, आपके क्लोरीन की तरफ। और ऐसे जब क्लोरीन की तरफ आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस चार्ज, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन घूम के क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज, इस पे देखिए। और अब अगर देखें तो इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, तो अब जब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, जैसे उस तरफ उसमें चला गया, यहाँ पे चला गया, जान लीजिए। तो अब अगर हम बात करेंगे इन सब में, देखिए तो कार्बन और अब हाइड्रोजन के बॉन्ड को देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में कार्बन ऋण विद्युतीय है और हाइड्रोजन धन विद्युतीय होता है, थोड़ा मालूम होना चाहिए।
तो ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच मतलब जो CH बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन की तरफ। और जब कार्बन की तरफ हो गया तो यहाँ पे कार्बन पे क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए, इसके ऊपर फिर माइनस चार्ज और इसके ऊपर फिर प्लस चार्ज। अब आप ध्यान दीजिए, तो अब इसके बाद फिर अगली चीज, अब यहाँ से भी ये बॉन्ड जो होगा इधर खिसक के जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका प्लस चार्ज और इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज जान लीजिए। तो अब आप अगर देखोगे तो ये प्लस माइनस से यहाँ से नहीं मतलब है, यहाँ से सीधा सा सीधा मतलब है कि इसमें जितने भी हैं, जैसे ये CCl बॉन्ड और ये CH बॉन्ड जितने भी हैं, CH और Cl बॉन्ड के जो आपके ये प्रभावी द्विध्रुव आघूर्ण का परिणामी दिशा है वो एक ही दिशा में है। ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है और ये इधर भाग रहा है, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा है। इसमें अगर देखोगे तब, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ तो इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर भी इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर भी इधर शिफ्ट हो रहा है, एकदम तीनों जैसे इसमें था, दो था आपका देखिए इससे, लेकिन एक जो हो जाएगा वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, केवल आपका ये इधर। तो इन दोनों के कारण तो इसमें डाइपोल मोमेंट ठीक ठाक है, लेकिन ये इधर चला गया और एक इधर चला गया, तो जो इधर था इसको कैंसिल करें, जितना इधर गया उधर ये इधर चला आया, तो उतना परिणामी थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें केवल इसी के कारण जो इधर चला गया, ये इधर बॉन्ड खींच गया और इधर खींच गया, तो जितना इधर खींच के गया इधर उतना भी चला आया, तो जिसके कारण क्या हो गया, इसमें थोड़ा डाइपोल मोमेंट कम उत्पन्न होगा। और इसमें तो एकदम सीधा सीधा है कि इसमें तो सब बाहर की तरफ जा रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये इतना उधर गया तो फिर इतना ही नीचे चला है, फिर इधर चला इतना, तो परिमाणी जो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है इसमें सबसे कम हो जाता है, इसमें उससे कम होता है, और इसमें जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसमें देखिए एक दिशा में, इसमें एक दिशा में, यहाँ पे ये दोनों तो नीचे आ रहे थे ठीक ठाक था, लेकिन ये इधर चला गया और एक इधर, तो जितना ये इधर जा रहा है उतना ये कैंसिल कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम हो जा रहा है। और यहाँ पे इतना इधर आया उतना उधर चला गया, तो ये इसको कैंसिल किया और इसको कैंसिल कर दिया, फिर ये क्या हुआ, इसको इससे कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों जब कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे तो खत्म हो जा रहा है ना। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है, 0 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। यही इसकी बात यहाँ पे हम समझाने का प्रयास करें कि जो बॉन्ड है इसी की बात करें। तो इसको अगर आप लिखना चाहें, CH2 का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा, आंसर है CH2Cl2 में द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा। ये इसका आंसर बता रहा हूं, जो भी लिखवाया चक्का हो गई, सबसे अधिक होगा क्योंकि दोनों CCl बंध, क्योंकि दोनों देखिए एक ये है CCl और एक ये है, दोनों C फिर सिंगल बॉन्ड Cl बंध एवं कौन से CH, दोनों CH, ध्यान दीजिएगा, दोनों CH बंध का परिणामी आघूर्ण जो हुआ करता है वो क्या है, अधिक है। एक ध्यान दीजिए, दोनों CH बंध का परिणामी आघूर्ण एक ही दिशा में है। देखिए सबकी एक दिशा में, इसको नीचे दिए एक दिशा में, एक ही दिशा में है। ये तो पहले के लिए हो गया। CH2Cl2 मतलब मेथिलीन क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो दोनों CCl बॉन्ड है और कौन सा है, CH बॉन्ड है। ये देखिए दोनों का जो ये परिणामी मतलब जो पूरा कैलकुलेट करके निकाला था, जिसको आपका कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कहते हो, वो एक ही दिशा में क्या करता है, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा होगा। जबकि जो हुआ करता है CHCl3 में, जबकि CHCl3 में, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, CCl बंध का आघूर्ण, CCl बंध का आघूर्ण, ये देखिए एक CCl एक CCl एक CCl, अब तीसरा कौन सा है, CH, CCl बंध का आघूर्ण तीसरे बंध CH, कौन सा है,
CH ध्यान दीजिएगा, CCl बंध जो हुआ करता है तीसरे CCl बंध के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तीसरे बंध CH, तीसरे यहां पे देखिए CCl बंध का आघूर्ण तीसरे बंध CH के विपरीत दिशा में, इसको लिखवा दे रहा हूं, कार्य करता है। विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब लास्ट वाला जो कंपाउंड है आपका वो क्या है, CCl4। लास्ट वाला कंपाउंड क्या है, CCl4 की बात कर रहा हूं, उसकी ध्यान दीजिए। उसका तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है, सममित स्ट्रक्चर है उसका, जान लीजिए। और उस सममित स्ट्रक्चर के कारण क्या हुआ करता है, उसका परिणामी जो होता है वो 0 हो जाता है। जबकि CCl4 की सममित संरचना या आकृति होने से परिणामी आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाता है। तो आपको एकदम सीधा सीधा सा अगर इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा लंबा खींच करके ना बताएं तो एकदम हम सीधा सीधा आपको बता दें कि कुछ मत किया करो, अब स्ट्रक्चर बना लिया करो। स्ट्रक्चर बनाने के बाद यही देख लिया करो कि जो बॉन्ड है उसका डायरेक्शन कैसे, जैसे आप विपरीत दिशा में है तो वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे भी CCl4 की बात करोगे तो ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। अब ये इधर जितना खींच रहा है उतना ये इधर जाके खींच रहा है, इसलिए कैंसिल हो जा रहा है दूसरे को ये। फिर ये अगर इधर कर रहा है तो ये इधर वाला कैंसिल कर दे रहा है दूसरे को, इसलिए यहाँ 0 हो जाता है। यही बात हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इसमें जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। आई होप हमने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। ये क्वेश्चन आपको एकदम यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर क्या किया होगा, बताया जा होगा। अगला आपका जो क्वेश्चन है NCERT पैटर्न का, देखिए उस क्वेश्चन को देखिए। एक हाइड्रोकार्बन C5H10, क्वेश्चन अगला है, एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में, ध्यान दीजिएगा, अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है। अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, जबकि सूर्य के प्रकाश में, जबकि सूर्य के प्रकाश में जबकि सूर्य के प्रकाश में मोनोक्लोरो यौगिक, क्लोरो यौगिक C5H9Cl देता है। फिर अगली चीज क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन लिखने दीजिए। हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन C5H10 अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, जबकि सूर्य के प्रकाश में वो मोनोक्लोरो यौगिक, और उस मोनोक्लोरो यौगिक का नाम क्या है, C5H9Cl का क्या करता है, निर्माण किया करता है। तो उस हाइड्रोकार्बन को आप
करना है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था कि हाइड्रोकार्बन का सभी का एक जनरल अणुसूत्र होता है। अब अणुसूत्र को इसको मिलाइए तो C6C5H10 है, इसका मतलब ये एल्केन तो है नहीं, और अगली चीज एल्काइन भी नहीं है। हाँ एल्कीन हो सकता है क्योंकि एल्कीन का CnH2n होता है, तो यहाँ C5H10 हो जाएगा सीधी सी बात। और एक हो सकता है कौन सा, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में भी आप देखते हो कि उसका भी जो हुआ करता है पूरा फार्मूला CnH2n होता है। साइक्लोएल्केन का भी CnH2n होता है और साइक्लोएल्कीन का भी CnH2n होता है। साइक्लोएल्केन का भी होता है, लेकिन बस फर्क यही होता है कि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है साइक्लोएल्केन, और ये जो हुआ करता है ये किस फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता है। और इसमें फिर अंतर क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो यहां से तो अणुसूत्र से हम पता लगा लिखे, अणुसूत्र से ये पता लग गया कि ये यौगिक या तो साइक्लोएल्केन हो सकता है या तो फिर एल्कीन हो सकता है, क्योंकि फार्मूला उसी के हिसाब से आ रहा है। दूसरी बड़ी चीज क्या है, अब ये कह रहा है कि अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, तो एकदम सीधी सी बात है कि जो एल्कीन होता है वो क्लोरीन से अंधेरे में क्रिया नहीं, सॉरी जो साइक्लोएल्केन होता है वो अंधेरे में क्रिया नहीं करता है, और वो फिर कब करता है, सूर्य के प्रकाश में। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो एल्केन होते हैं, जैसे आप मेथेन का क्लोरीनीकरण करते हो तो किससे करते हो, सूर्य के प्रकाश में, तभी तो वहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाता है और वही आपको मिल जाता है। एकदम सीधा सीधा आपको जवाब दे रहा है कि अंधेरे में नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एल्कीन नहीं है, वो क्या है, साइक्लोएल्केन ही है। तो यहाँ पे इसका जवाब मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जवाब क्या होगा, आंसर इसका कंपाउंड का जो जवाब है वो है यही, क्या आंसर कंफर्म होना चाहिए, यौगिक या हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, साइक्लोएल्केन अथवा एल्कीन हो सकता है, मे बी। किंतु साइक्लोएल्केन ही अंधेरे में सूर्य के प्रकाश से क्रिया नहीं करता है, किंतु जो आपका साइक्लोएल्केन हुआ करता है वही ही अंधेरे में जो हुआ करता है वह सूर्य के प्रकाश से क्रिया नहीं करता है, किंतु साइक्लोएल्केन ही अंधेरे में क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है, क्लोरीन से क्रिया नहीं करता है। आता है यौगिक साइक्लोएल्केन या साइक्लो, अब एल्केन का मतलब 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन होगा, आंसर यही है। अब आप साइक्लोपेंटेन जब हो गया तो C5H10 है, तो साइक्लोपेंटेन का मतलब यही होता है 5 कार्बन और ये और फिर ये साइक्लोपेंटेन बन गया आपका, और यहीं से आप कहीं से भी क्लोरीन रख दिया। अब ये है आपका क्या, साइक्लोपेंटेन। अब यहां पे ये कीजिए क्लोरीन से क्रिया करा ना, जबकि सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो यहां पे आप दिखा दीजिए क्या, ये सूर्य का प्रकाश, और जब ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया करेगा तो सीधी सी बात है, ये एल्केन का नेचर होता है कि हाइड्रोजनीकरण करने के बाद हाइड्रोजन द्वारा इसका हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। तो जब विस्थापित, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, अभी यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट वहाँ बनेगा, प्रोडक्ट हम यही लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका, ये तो साइक्लोपेंटेन है, और जब हट जाएगा तो यहाँ पे से क्लोरीन आ गया और फिर क्या बाहर हो गया, HCl। और अब आप देख लीजिए अगर फार्मूला, तो ये है C5H10 और ये प्लस क्लोरीन, और ये फिर क्या है आपका सूर्य का क्या है भाई, क्या प्रकाश, और फिर उसके बाद बना क्या है C5 और यहाँ हो जाएगा C5H9, क्या हो जाएगा यहाँ पे C5 और फिर H9 और ये फिर Cl और फिर यह Cl क्या हो जाएगा बाहर। अब इसका जो नाम होगा मोनोक्लोरो, जैसे मोनोक्लोरोमेथेन, तो ऐसे कहोगे मोनोक्लोरो, इतना तो हो गया,
मोनोक्लोरो, और फिर अब साइक्लो, तो साइक्लो तो लिखोगे ही ना, साइक्लोपेंटेन, मोनोक्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो जो हमारा जो दिया गया हाइड्रोकार्बन था वो साइक्लोपेंटेन था, और जो ये क्लोरीन से क्रिया किया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसने बनाया क्या, मोनोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन का क्या किया करता है, ये निर्माण किया करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का क्या है, ये जवाब है। अब आप कुछ हल करने के बाद आपको देखने को मिला कि किस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। तो बस आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपको हम आगे प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।